तो छींकना, हिचकी लेना, खांसी करना, उल्टी करना सब नॉर्मल होता है। रेड रैशेज जो छोटे छोटे बच्चों की पेट पे, शरीर पे आते हैं, वो सब नॉर्मल होता है। कहते हैं ना कि पेनलेस में बच्चों को फीवर वगैरह नहीं आते देखो, हैं। फीवर आने के चांसेस दोनों वैक्सीन में होते हैं। पेन वाले में थोड़ा सा ज़्यादा आने के चांस होते हैं, पेन में थोड़े से कम आने के चांस, बट इतना ही डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस नहीं है। रोने का एक कारण आप समझिए कि छोटे बच्चे की जो लैंग्वेज है एक्सप्रेशन की, वो क्राइंग है। हर रोने का मतलब भूख लगना नहीं है, हर रोने का मतलब परेशान होना नहीं है। ये चीज़ तो डॉक्टर बन के समझने में हमें इतने साल लग गए हैं। आप बहुत ज़्यादा रील्स की तरफ ना जाएं, ठीक है। अगर आपका बच्चा आपको जेन्युइनली लग रहा है डिस्कम्फर्ट में है, कंटिन्यूअस कंसोल करने के बाद, फीड कराने के बाद भी नहीं चुप हो रहा है, देयर शुड बी सम मेडिकल रीजन, डायरेक्टली गो टू योर डॉक्टर्स एंड गेट इन मेडिकल टेम्परेचर में। हमारी ये एक प्रथा है कि मतलब जब बेबी होता है तो उसे गुत्ती दिया जाता है, लाइक कोई हनी चटाता है या कुछ, तो ये मेडिकल साइंस में रॉन्ग है या राइट? पेरेंट्स से एक ही गुजारिश करूंगा, कोशिश करें 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। अगर किसी मेडिकल रीजन से या कोई और पर्सनल रीजन से मदर फीड अवेलेबल नहीं है तो गो फॉर फॉर्मूला फीड, नो टॉप फीड्स लाइक काउ मिल्क एंड द टोन। बच्चों को वीट एलर्जीज भी हो जाती है सर, इसके क्या रीजन? सब कहा जाता है कि बच्चों को मालिश करना, साइंस कहती है कि बच्चों को मालिश करना नहीं चाहिए, और हमारे जो बुजुर्ग है वो मालिश का पैटर्न शुरू से हमारे यहाँ चलता आया है, हमारे कल्चर में है ये। तो आप क्या कहते हैं? तो साइंस नहीं कहती कि मालिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी एक पेरेंट हैं और आपके भी मन में कई सारे सवाल आते हैं अपने बच्चों की हेल्थ से लेके या और भी अदर कुछ, और आपके पास कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है जिसका आंसर वो आपको दे सके, तो आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हानिश मौजूद है, जो कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुशाल सर। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत थैंक यू है। पूजा जी, नमस्कार। सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों के अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरा नाम डॉक्टर हनीश बजाज है, मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ और पिछले 12 साल से गुड़गांव में कार्यरत हूँ। आई वर्कड इन लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स प्रीवियसली। अब मैं अपना खुद का एक हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ सेक्टर 15 में, नारायणा मदर एंड चाइल्ड केयर, एंड यहाँ पे सिल्वर क्रेस्ट हॉस्पिटल न्यू कॉलोनी। सर, सबसे पहला ये सवाल कि न्यू बेबीज जो होते हैं उनके हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है पेरेंट्स को करना चाहिए? सो पूजा जी, बहुत कॉमन एंड बहुत ही रूटीन में पूछे जाने वाला सवाल है। सो न्यूबॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो एक नई जर्नी शुरू होती है पेरेंट्स के लिए। इट्स ए 360 डिग्री टर्न फॉर द पेरेंट्स, ठीक है। उनको कुछ नहीं समझ आता है उस समय क्या करना है, हर कोई अपनी तरफ से सलाह दे रहा होता है। तो मैं सबसे एक ही गुजारिश करूंगा, कोई भी डाउट्स हो न्यूबॉर्न बेबी के लिए, प्रॉपर अपने पेडियाट्रिशियन से मिले, उनसे अपने सारे डाउट्स खुल के डिस्कस करें, क्योंकि आपका बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अपनी मर्जी से न्यू अपनी बच्ची से एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो न्यूबॉर्न केयर की आज मैं आपके व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। सो छींकना, हिचकी लेना, खांसी करना, उल्टी करना सब नॉर्मल होता है। रेड रैशेज जो छोटे छोटे बच्चों की पेट पे, शरीर पे आते हैं, वो सब नॉर्मल होते हैं। ओके, तो उसमें घबराने वाली उसमें कोई कोई बात घबराने नहीं है। वाली बात नहीं है। पॉटी के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं पेरेंट की, बहुत बच्चा बार बार पॉटी कर रहा है। सो मैं बताना चाहूँगा कि पॉटी दिन में 15 से 20 बार करना या 7 दिन में 1 बार करना भी नॉर्मल है। तो इट्स ए वेरी वाइड रेंज। तो इसमें घबराने वाली घबराने कोई वाली बात बिल्कुल नहीं। बात। सर, बच्चे जब बॉर्न होते हैं तो उन्हें एक टीका लगाया जाता है, तो वो कितना कंपलसरी है? सो बच्चों को बर्थ के बाद 3 वैक्सीनेशंस दी जाती है एज पर द गवर्नमेंट शेड्यूल। बीसीजी का टीका जो हमको भी बचपन में लगता था और इसका एक निशान छूट जाता था, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाई जाती है। तो जो पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है और जो अभी मंथली डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, अगर उसको मिस कर देते हैं तो उससे कोई दिक्कत आती है? दो तरह के रूल्स होते हैं। एक तो जो रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल में वैक्सीन हैं वो तो आपको लगवानी ही है। जो पोलियो का डोर टू डोर कैंपेन चलता है वो बूस्टअप प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो उनके लिए जो छूट गए हैं, और जो नहीं भी छूटे हैं तो वो एड ऑन वैक्सीन की तरह काउंट हो जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो सर, आजकल एक चीज बहुत ही ये मतलब बहुत सुनने में आता है कि एक पेनलेस वैक्सीनेशन आ गया है, तो ये पेनलेस वैक्सीनेशन के बारे में आप थोड़ा बताएं। बेसिकली जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसमें एक कंपोनेंट होता है पर्टुसिस वैक्सीन का, जिसको बनाने के प्रोसेस को ही पेनलेस, और पेन जो हम जनरल को लेमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, सो इट्स ए होल सेल वैक्सीन। एंड जब उसको रिफाइन करके उसके जो रिएक्शंस हटा दिए जाते हैं, उसके बाद वो एसेलुलर वैक्सीन बन जाती है। वही है जो एक डिफरेंस करती है कि पेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कम होता है। अदरवाइज बोथ द वैक्सीन आर सेफ एंड इक्वली इफेक्टिव, कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट का यस डिफरेंस आता है, पर बोथ द वैक्सीन हैव सिमिलर इफेक्ट। तो दोनों का इफेक्ट सेम होता है? यस यस, इफेक्ट दोनों का सेम है। एंड तो देयर लॉट ऑफ मिथ्स गोइंग अराउंड कि कुछ लोग कहते हैं पेन आना अच्छी बात होती है, कुछ कहते हैं नहीं एसेलुलर इज गुड। तो देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन देम। बोथ द वैक्सीन्स आर फाइन,
जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं देन यू कैन यूज। बट ऐसा कहते हैं ना कि पेनलेस में बच्चों को फीवर वगैरह नहीं आते देखो हैं। फीवर आने के चांसेस दोनों वैक्सीन में होते हैं, पेन वाले में थोड़ा सा ज़्यादा आने के चांस होते हैं, पेन में थोड़े से कम आने के चांस, बट इतना ही डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस नहीं है, इफेक्टिविटी दोनों की सेम है। हाँ, इनके रात भर जगने का रीजन क्या होता है So सर? there are lot many reasons for the babies crying at home at night. So तो evening colic is a term which is a very common scenario which generally parents face. तो शाम आते आते कॉलिक की प्रॉब्लम थोड़ी सी इवनिंग में एक्सेजरेट हो जाती है। तो कॉलिक होता है, देयर लॉट मेनी रीजंस एसोसिएटेड विद कॉलिक। सो जनरल एक थ्योरी है कि जब बच्चा दूध पीता है तो साथ में एयर भी गल्प करता है, विच लीड्स टू एरोफेजिया, ब्लॉटिंग थोड़ी होती है जिससे बच्चा क्रैंकी एंड कॉलिकी हो जाता है। रोने का एक कारण आप समझिए कि छोटे बच्चे की जो लैंग्वेज है एक्सप्रेशन की वो क्राइंग है। Exactly. हर रोने का मतलब भूख लगना नहीं है, हर रोने का मतलब परेशान होना नहीं है। कई बार सिर्फ बच्चे को आप लैप में लेके कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे तो उससे भी चुप हो जाएगा। कई बार उसको भूख लग रही होगी, आप दूध पिलाएंगे उससे चुप हो जाएगा। बेसिकली अपनी सारी नीड्स को रोके ही तो एक्सप्रेस रोके ही करेगा। एक्सप्रेस करेगा। अगर उसको डाइपर वेट हो गया है तो भी वो रोके बताएगा, उसको ठंड लग रही है, उसको टेम्परेचर कंफर्टेबल नहीं है तो भी वो रोके बताएगा। तो ग्रेजुअली मदर्स विल लर्न व्हाई माय बेबी, इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस फॉर Yeah. एवरीवन। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं कि बच्चे इस टाइप से रो रहे हैं तो ये सिग्नल है, अगर इस टाइप से रो रहे हैं तो ये मतलब टाइप्स ऑफ क्राइम। देखिए ये चीज़ तो डॉक्टर बन के समझने में हमें इतने साल लग गए हैं। आप बहुत ज़्यादा रील्स की तरफ ना जाएं, ठीक है। अगर आपका बच्चा आपको जेन्युइनली लग रहा है डिस्कम्फर्ट में है, कंटिन्यूअस कंसोल करने के बाद, फीड कराने के बाद भी नहीं चुप हो रहा है, देयर शुड बी सम मेडिकल रीजन, डायरेक्टली गो टू योर डॉक्टर्स एंड गेट इन मेडिकल अटेंशन। एग्जैक्टली आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि ये सब चीज रील के थ्रू हमें नहीं नहीं करनी समझनी है। चाहिए। यहाँ हम 15 साल की प्रैक्टिस के बाद भी या जजमेंट करने के लिए एक लर्निंग प्रोसेस किया है, तो आप 10 सेकंड की रील से नहीं समझ नहीं पाएंगे समझ बच्चा क्यों सकते। रो रहा है। ऐसे पेरेंट्स आज के टाइम में आते होंगे कि मेरे को रील्स में मैं ये देखा था तो मैंने इसको ये अप्लाई कर दिया। टचवुड अभी तक नहीं आते हैं, पर पेरेंट्स यस रील्स को लाइक करते हैं, उससे कुछ नॉलेज मिलती है। जो अच्छी नॉलेज है सिर्फ उसी को आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने एक्सपेरिमेंट बच्चे के न्यू साथ। बेबी के कहीं साथ। भी आपको डाउट लग रहा है कि नहीं नॉर्मल नहीं है, जस्ट गो टू योर पेडियाट्रिशियन, गेट इन मेडिकल अटेंशन। और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो कुछ जैसे आपने मेडिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया और वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को बाद में रख लेते हैं कि कभी इंस्टेंट कुछ देना हुआ तो ये दे देंगे, तो वो किस हद तक सही है? लेकिन कि मैं सभी पेरेंट्स को एक सलाह दूंगा, जनरली जो मेडिसिन होती हैं एंटीबायोटिक्स, वो तो आपको सेम डोज और सेम कोर्स के दौरान ही यूज़ करनी है। अदर देन दैट जो रूटीन कफ कोल्ड की मेडिसिन होती हैं, फीवर की मेडिसिन होती हैं, अगर आपने उसको सील टाइट पैक करके एंड हाइजीन के साथ रखा हुआ है, आप नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन आई एम इंसिस्टिंग कि अभी भी कोई भी मेडिसिन बच्चे को देनी है तो हमेशा पहले पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। दे आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कफ जिसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का, दे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फीवर जिसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है मेडिसिन का। तो हर बीमारी हर सीजन के हिसाब से चेंज हो जाती है। डेंगू सीजन है, आपको ब्रूफेन यूज नहीं करनी है फीवर के लिए, हाई ग्रेड फीवर के लिए भी क्रोसिन से ही काम। तो ऐसे हर वैरायटी हर सीजन के साथ भी चीज़ें चेंज होती हैं, ट्रीटमेंट पैटर्न चेंज होता है। कफ बहुत तरीके से प्रेजेंट करता है बच्चों में, वेट कफ है, ड्राई कफ है, वीजिंग के साथ है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता उस है। हिसाब से डॉक्टर तो चेक यस, करके। आप अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट ना। रखी हुई दवाई कब तक यूज़ कर सकते हैं, कोई टाइम टेन्योर है उसका? जनरली 2-3 महीने भी यूज़ की जा सकती है, अनटिल अनलेस वो प्रॉपरली सील पैक है, उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है, उसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एंड उसको हाइजीन आपने मेंटेन किया हुआ है एंड टेम्परेचर में। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि मतलब जब बेबी होता है तो उसे गुत्ती दिया जाता है, लाइक कोई हनी चटाता है या कुछ, तो ये मेडिकल साइंस में रॉन्ग है या So, राइट है? as per medical science, lot of research has been done on these things and पाया गया कि जो प्रीलैक्टियल फीड्स बोलते हैं इनको, शहद, चीनी, पानी, घुट्टी, इनसे बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप जब ये देते हैं, एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज यू डोंट नो द हाइजीन ऑफ दैट थिंग। दूसरी चीज़, उससे बच्चा माँ का दूध पीना कम कर देता है, इनडाइजेशन होने का। तो ये जनरली मेडिकल प्रैक्टिस में कहा जाता है कि आपको सिर्फ माँ का दूध देना है पहले 6 महीने तक, क्योंकि उसके लिए एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है। उसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज से लेके इम्यून फैक्टर से लेके सब कुछ अवेलेबल है। तो पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध, शहद, चीनी, पानी, घुट्टी कुछ नहीं देना है। तो आफ्टर 6 मंथ जब बच्चे की मुंह जुट्टी होती है, थोड़ा बहुत उसे खाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें हम लोग फूड आइटम्स में क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं? सो दैट्स ए प्रॉपर वीनिंग चार्ट फॉर द पेरेंट्स, जिसमें कि डॉक्टर बताते हैं आप
मूंग की दाल को पतला प्यूरी करके, देन उसके बाद सूजी की खीर है, एप्पल की प्यूरी बना के, मैश बनाना करके, स्वीट पोटैटोज दे सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आप प्यूरीड फॉर्म में इनिशियली शुरू करते हैं, देन ग्रेजुअली सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हैं। कोई भी खाना शुरू करने के लिए मैं पेरेंट्स को बताऊंगा, जब भी आप वीनिंग डाइट शुरू करते हैं तो एक बार में एक ही चीज़ शुरू करनी है, 7 से 10 दिन तक उसका टेस्ट डेवलप करना है, देन सेकंड चीज़ पे जंप करना है। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, सुबह खिचड़ी ट्राई की है, शाम को दलिया ट्राई किया, रात को राइस ट्राई कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं और बनेगा। मतलब सॉलिड फूड तक आने के लिए उन्हें 3 स्टेप्स को फॉलो करने यस, होंगे। पहले प्यूरीड फॉर्म में, देन सेमी सॉलिड में एंड देन सॉलिड्स के लिए आना है हमें। तो सॉल्ट एंड शुगर 9 मंथ्स तक यूज़ नहीं करने होते हैं हमें। सिट्रस फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस भी 9 मंथ्स तक यूज़ नहीं करने होते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी हमें 9 मंथ्स तक यूज़ नहीं करने हैं। काऊ मिल्क भी हमें 9 टू मंथ्स टू 1 ईयर तक यूज़ नहीं करना है। एक क्वेश्चन, जैसे कई मदर्स को मिल्क नहीं होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखो, मिल्क ये एक नेचुरल प्रोसेस है। भगवान ने एक ऐसा बनाया है कि जब भी माँ कोई बच्चे को जन्म देती है तो उसका मिल्क आउटपुट आना नेचुरल है, वो आएगा ही आएगा, अनटिल अनलेस कोई मेडिकल टर्म्स या कोई मेडिकल इलनेस उसके साथ ना चल रही या हो। कई बार ऐसा होता है कि मदर वर्किंग है या किसी अदर रीजन से वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा वो पा अलग रही कारण है। मिल्क नहीं आने का कारण स्ट्रेस, ठीक है ना, एंजाइटी, है। बच्चे और माँ अगर अलग अलग हैं या फैमिली कंडीशन अलाउ नहीं कर रही हैं, मदर का डाइटरी इंटेक उतना अच्छा नहीं है, तो मिल्क आउटपुट कम हो जाता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को एक ही सलाह दूंगा, जितना मुस्कुराएंगे उतना ही मिल्क आउटपुट बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस भी सो इसका इट्स ए एक गुड रीजन हो हार्मोन। सकता है। यस, तो मिल्क आउटपुट जो है हमारा एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो बढ़ाता है, एंड जो कि स्ट्रेस में डिप डाउन हो जाता है। तो जितना आप स्माइल करेंगे, जितना आप हैप्पी गो एनवायरनमेंट में रहेंगे, उतना ही आपका मिल्क आउटपुट बढ़ता जाएगा। आपको बहुत सारा लिक्विड्स लेना है, बच्चे को कंसोल करना है, बच्चे को फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। तो ये रिवर्स सिनेरियो है, आप फीड कराएंगे तब मिल्क बनना शुरू होगा। आप वेट नहीं करना है कि मिल्क बनेगा तब हम बच्चे को फीडिंग के लिए लैच करें। तो जितना आप फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग कराते जाएंगे उतना ही मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं जो मिल्क आउटपुट को इम्प्रूव करती हैं, जो कुछ हद तक आप लोगों की मदद कर सकती हैं। और सर किसी रीजन से अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा है, तो उसमें काउ मिल्क देना सही होगा या फॉर्मूला मिल्क? अगर ब्रेस्ट फीड किसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के कारण या बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, स्पाइट ऑफ ट्राइंग ऑल द एफर्ट, तो काउ मिल्क या फिर जो थैली टोन मिल्क होते हैं, ये 1 ईयर तक रिकमेंडेड नहीं होते हैं। देन द नियर नॉर्मल जो मदर मिल्क के देखा गया है वो फार्मूला फीड्स हैं। वो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड अकॉर्डिंग टू देयर टॉलरेंस दे कैन प्रिस्क्राइब। ये बहुत सारे पेरेंट्स मैं देखती हूँ कि वो काउ मिल्क प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग से, तो उसके क्या साइड मैम, इफेक्ट्स काउ होते हैं? मिल्क के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहली तो हाइजीन का नहीं पता है, दूसरा उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, तीसरा उसके कारण आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं, फ्रीक्वेंट लूज मोशंस होने के चांस रहते हैं, पुअर वेट गेन होने के चांस रहते हैं। तो बहुत सी बार हम भी पेरेंट्स को इंसिस्ट करते हैं, उनको नहीं पता लगता है, नहीं हम काउ मिल्क पिला रहे हैं। देन इवेंचुअली हमारे पास 8-9 मंथ्स से बहुत सारे बच्चे लैंड अप करते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 3 या 4 ग्राम रह जाता है, जिनको फ्रीक्वेंटली लूज मोशंस होते रहते हैं, बार बार डायरिया के कारण कभी एडमिट हो रहे हैं, कभी दवाई ले रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक ही गुजारिश करूँगा, कोशिश करें 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। अगर किसी मेडिकल रीजन से या कोई और पर्सनल रीजन से मदर फीड अवेलेबल नहीं है तो गो फॉर फार्मूला फीड्स, नो टॉप फीड्स लाइक काउ मिल्क एंड द टोन मिल्क। ओके, तो Okay. आफ्टर 6 मंथ्स सर काउ मिल्क प्रोवाइड किया नहीं, काउ मिल्क 1 ईयर के बाद हम दे सकते 1 हैं, वो भी ईयर टोन मिल्क देते हैं, सिंगल टोन। और उसके साथ सर कोई सप्लीमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं? सो ब्रेस्ट मिल्क के साथ जनरली जो रिकमेंडेशंस कहती हैं, विटामिन डी आजकल हम शुरू करते हैं बर्थ से ही, जो कि 2 इयर्स तक दी जाती हैं। एंड अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो हम उसको आयरन शुरू करते हैं 4 मंथ्स की एज पे, जो कि 1 ईयर तक दिया जाता है। बाकी डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल कंडीशंस एंड टर्मिनोलॉजी थिंग्स कैन वेरी फर्दर। जब दूध पीते हैं बच्चे तो उससे कफ होने का कितना चांसेस होता है? नहीं, ऐसा कोई मेडिकल कोरिलेशन नहीं है कि दूध से कफ होने के चांसेस रहते हैं। कुछ बच्चों को वीट एलर्जीज भी हो जाती है सर, इसके क्या रीजंस हैं? सो वीट एलर्जी इज एंटायरली डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जिसमें कि जो हमारा एक कंपोनेंट होता है जो कि वीट डाइजेशन और उसके लिए डेफिशिएंट होता है बॉडी में। तो जब भी बच्चा वीट खाता है, ऐसा बच्चा, तो उसको फ्रीक्वेंट लूज मोशंस होना, इंडाइजेशंस होना, डिफरेंट एलर्जीज होना, ये सब सिम्टम्स कॉमनली पाए जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा हमारी ओपीडी में इस तरह के सिम्टम्स से फ्रीक्वेंटली लैंड अप कर रहा है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन पे नहीं आ रहा है, देन वी विल गो फॉर वीट एलर्जी टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वीट फ्री डाइट ही द ओनली ट्रीटमेंट, जिसमें हम राइस, बार्ले, ओट्स,
these type of diets we prefer, and there is a proper diet chart for the wheat allergy patients. And जिनको ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के बाद they are fine and एंड बच्चों को जो आजकल सेरेलैक वगैरह मार्केट में मिलता है वो दिया जाता है, वो कितना सही है देना? the Cerelac is an entirely food, ठीक है ना, जो कि आप घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पर बाजार की जरूरत नहीं है. देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स. आपको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है अपने बच्चे के लिए, तो आप दाल है, खिचड़ी है, उसके साथ मल्टीपल वेजिटेबल्स मिला के अगर प्यूरी बनाएंगे तो वो भी सारी चीजें घर पे अवेलेबल है. तो या सर एक चीज को लेके काफी यहाँ पे मतलब कहा जाता है कि बच्चों को मालिश करना, साइंस कहती है कि बच्चों को मालिश करना नहीं चाहिए, और हमारे जो बुजुर्ग है वो मालिश का पैटर्न शुरू से हमारे यहाँ चलता आया है, हमारे कल्चर में है ये. तो आप क्या कहते हैं? तो साइंस नहीं कहती कि मालिश नहीं करनी चाहिए. मालिश इज ए गुड थिंग. वी ऑल्सो Okay. रिकमेंड मसाज. मसाज इज बेसिकली डन टू प्रोवाइड द मॉइस्चर टू द स्किन, ठीक है ना. Exactly. इट्स नॉट कि आप मालिश करेंगे तो आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी. तो आप स्किन को एक मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, सूदन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. इट एक्ट्स एज इमोलिएंट तो समटाइम्स. मेडिकल साइंस तो इस चीज से मना नहीं करता. तो मना नहीं करते हैं. तो बहुत सारे लोग मालिश करते करते उस बच्चे को ऐसे हाँ, आपको तोड़ना मरोड़ना नहीं है, उसकी हड्डियों को बिल्कुल खींचातानी नहीं करनी है, वरना शोल्डर एल्बो पुल्ड एल्बो होने के चांसेस, और ये सारी चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं. बहुत जेंटली आपको सूदन करना है, एक फिक्स पैटर्न में, अप डाउन या डाउन अप, ठीक है. तो जनरली फॉर समर्स कोकोनट ऑयल इज प्रीफर्ड एंड फॉर विंटर्स ऑलिव ऑयल इज प्रीफर्ड. आजकल बच्चों को डायपर काफी ज्यादा पहनाते हैं पेरेंट्स, तो ये मतलब कितने टाइम तक के लिए पहनाना मतलब सही है, और कितने टाइम में डायपर को चेंज करना सही? देखो जनरली हम एज ए मेडिकल प्रैक्टिस वी रिकमेंड कि नाइट टाइम में एक गुड स्लीप मदर को भी चाहिए होती है, क्योंकि अगर वो पूरी रात जागती रहेगी तो मिल्क आउटपुट अगेन द स्ट्रेस एंड एंजाइटी पैटर्न डेवलप. तो नाइट में यू कैन यूज डाइपर्स, जो कि थोड़ा हेल्पफुल रहते हैं कि आपकी स्लीप कंफर्टेबल एंड बच्चा भी एक साउंड स्लीप ले लेता है. दिन में देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम टू द पेरेंट्स, तो डाइपर यू कैन इजीली अवॉइड देम, बिकॉज डाइपर्स के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं, रैशेस होना, रेडनेस आना. तो दिन में आप अवॉइड करें, एंड आई सजेस्ट कि रात को यू कैन यूज देम. एंड सर जब बच्चों को दांत आते हैं तो उन्हें काफी इरिटेशन होता है, पेन भी होता है, तो उसके रिलीफ के लिए क्या किया जाए? सो एज ए कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टीथिंग रिलीव करने के लिए कोई मेडिसिन्स नहीं आती हैं. बहुत से पेरेंट्स कुछ गोलियां खाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स की. तो मैं सभी को एक ही सलाह दूंगा कि दे आर नॉट मेडिकली रिकमेंडेड. आप लोग बिल्कुल भी यूज़ ना करें. ओनली विटामिन डी सफाइज टू प्रोवाइड द कैल्शियम एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम. फाइन. दूसरी चीज़, जब भी ये टीथिंग फेस होता है, ये बड़ा इरेटिक पैटर्न होता है, डिफरेंट तरीके से बेबी रिएक्ट करता है. किसी को माइल्ड फीवर आता है, किसी को लूज मोशंस, किसी को थोड़ा वॉमिटिंग होने के चांस रहते हैं. उसके अपने भी कारण रहते हैं, क्योंकि बच्चा उस समय मूव करने लग जाता है, गंदे हाथ मुंह में डाल रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्फेक्शंस जा रहे होते हैं. अगर बहुत सीवियर डायरिया या लूज मोशन या अगर कोई सिम्टम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. अदरवाइज रूटीन टीथिंग के लिए कोई अलग से मेडिसिन देनी, टीदर्स सूदर्स, दे आर नॉट मेडिकली रिकमेंडेड. लेकिन जो वो च्यू करते हैं तो उनको थोड़ा सा कंफर्ट होता होगा उससे. बट दैट अगेन इज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि वो क्या होता है, आप दे तो रहे हैं, वो कहीं स्पिल कर जाता है, देन बच्चा उठा के आप बार बार उसको हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इवेंचुअली वी आर प्रोवाइडिंग एंड एक्सपोजिंग आवर चाइल्ड विद द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. हाइजीन से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब बच्चे को बहुत पैम्पर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो जनरली ग्रैंड पेरेंट्स या घर पे जो भी अंकल्स वगैरह होते हैं बच्चे को किस करते हैं. तो ये सही है या गलत है? कैसे बच्चों को इन्फेक्शन होता है? Yes, ideally it's not recommended to kiss on the cheeks and the lips of the baby, because they are the source of infection. There are different viruses and bacteria which get transferred from skin to skin. Ideally they are not recommended. अगर आपको करना है आप टैप कीजिए, कंसोल कीजिए, उनको लैप में लीजिए. डायरेक्ट किसिंग शुड बी. और यहाँ पेरेंट्स का एक प्यार दिखाने का तरीका ये भी है कि वो मार्केट में जो पैकेट फूड्स होते हैं लाइक फ्रूटी या कोई भी प्रिजर्वेटिव जूस वगैरह, वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, मैगी, चिप्स. तो ये जो जंक फूड्स है बच्चों के हेल्थ पे कितना बुरा असर डालते पूजा जी, हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी जनरेशन में जो ओपीडीज हम देख रहे हैं, सो इट्स ऑल ड्राई फूड आवर किड्स आर हैविंग. सब ड्राई फूड है जो आप बात कर रहे हैं. जंक फूड्स हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज हैं. वाटर इनटेक इज़ वेरी लेस इन आवर जनरेशन किड्स, ठीक है, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन इतनी ज़्यादा फ्लेयर अप हो गई है. हर दूसरा पेरेंट मेरे पास कंप्लेन करके आता है, क्रॉनिक पेट में दर्द है, पेट दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, बच्चा खा नहीं रहा है, जिसके कारण हम ही है. हमें रेट्रोस्पेक्टिवली ढूंढना पड़ेगा कि कारण क्या है. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, 90% किड्स आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. व्हेन आई इवेलुएट द हिस्ट्री, आई फाउंड कि कॉन्स्टिपेशन इज सो सीवियरली इंक्लूडेड इन आवर सिस्टम, बिकॉज हम पानी पीते नहीं हैं, सारा ड्राई फूड खाते हैं.
उसके कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हमारी इंटेस्टाइन्स वीक होती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पुअर होता है, बच्चा बार बार बीमार होता है, उसकी एपेटाइट ख़त्म होती है। तो मैं आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू जस्ट अवॉइड जंक फूड्स, अवॉइड पैकेट फूड्स। बट यस, देखो बहुत टेक्निकली हमें किड्स को रेज करना होता है। तो अगर आपको कुछ भी उनको टेस्टी बनाना भी है तो आजकल सब चीज़ घर पे बन सकती हैं। देयर आर लॉट ऑफ मदर्स हु आर यूट्यूबर्स, हु आर इंस्टाग्रामर, हु गिव सजेशन कि ऐसे अच्छा फूड बनाना है। जस्ट फॉलो देम फॉर दैट पार्ट, नॉट फॉर द मेडिकल रीजन। तो आप अच्छा फूड घर पे बनाइए। आप इडली है, उपमा है, पाव है, सब कुछ आप घर पे उसमें बन टेस्ट सकता है। ऐड कीजिए, आप टेस्ट ऐड कीजिए और अपने बच्चों को वैरायटी ऑफ फूड दीजिए। मैं पेरेंट्स से ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि डेली रोटी दाल सब्जी खिलानी है, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो आप उनको घर पे ही डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फूड प्रोवाइड कीजिए, तो आपका बच्चा कभी बाहर की चीज़ों के लिए डिमांड नहीं करेगा। इट्स वी हु आर गिविंग देम एक्सपोजर टू द पैकेट्स एंड द चिप्स एंड कुरकुरे, नॉट द किड्स। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हम उन्हें एक्सपोजर देते हैं अपने प्यार मोहब्बत के लिए। सर कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स फ्रूटी वगैरह को रिप्लेस करके ग्लूकॉन डी घोल के देते हैं बच्चों को, तो क्या डेली बेसिस पे ग्लूकॉन डी देना भी सही है? नो, इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप घर पे छाछ है, लस्सी है, नींबू पानी है, कोकोनट वाटर है, दीज आर नेचुरल द वेरी गुड चीजें। नेचुरल ड्रिंक्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू एंड व्हिच शुड बी यूज्ड फॉर आवर किड्स। ठीक है ना? हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मिल्क ही पिलाना है। गिव एक्सपोजर टू द वैरायटी ऑफ नेचुरल ड्रिंक्स व्हिच आर अवेलेबल इन जूसेस बना सकते हैं आप घर पे, फ्रेश जूसेस बना के दीजिए। यस। आजकल मार्केट में बहुत सारे बॉटल्स आते हैं एल्यूमिनियम और गोल्ड के, और उसमें पेरेंट्स उसको कोई ग्लूकोज या कुछ मिला के दे से जिसका केमिकल रिएक्शन होता है। ये पॉसिबल है? मैंने एक case नहीं, देखा था। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, पर आई तो जनरली अवॉइड कि आपको आर्टिफिशियल ड्रिंक्स ही देने हैं। आपको हमेशा नेचुरल ड्रिंक्स देने हैं। अपने बच्चों को अवॉइड करना है, उनको समझाना है। देखिए, बीइंग ए पेरेंट्स इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू रेज आवर किड्स इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। ये लेकिन पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि तुरंत इंस्टेंट एनर्जी बच्चों को कहाँ से मिले। तो आप इसको होममेड सॉल्ट एंड स्वीट का वाटर बनाइए, जो कि हम शिकंजी भी बोलते हैं। ठीक है? इट्स इक्विवेलेंट टू, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस ही मेंटेन बट करना कैसे है। भी करके हमें नेचुरल चीजें प्रोवाइड Yes. करनी है बच्चों को। बीइंग ए डॉक्टर, इफ यू आस्क मी, आई ऑलवेज रिकमेंड कि हमें नेचुरल फूड्स ही। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि स्कूल टाइमिंग आज के बच्चों का जो है, उनका ब्रेकफास्ट तो आई डोंट थिंक बहुत अच्छे से हो पाता है, आई नो। और जब वो रिटर्न घर आते हैं तो अराउंड 3-3:15 उनका हो जाता है, जो कि लंच टाइमिंग में ओवर हो जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग इससे उनके हेल्थ पे कहीं कोई बुरा असर पड़ रहा है इससे? देखो, इवेंचुअली तो यस, हेल्थ पे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। यार, डेली रूटीन साइकिल इज डिस्टर्ब, बट कुछ फ्यू थिंग्स आर अनअवॉइडेबल फॉर अस, तो वी नीड टू एक्ट टैक्टिकली। आजकल बहुत से स्कूल तो मील्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी टाइमली बच्चों को देते हैं। तो अगेन मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग में जब बच्चा जाए, अगर बहुत ही अर्ली है तो बच्चे कई बार खाना प्रीफर नहीं करते हैं, तो हाफ ग्लास टू 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज सफाइस फॉर देम इन द मॉर्निंग। देन पेरेंट्स आजकल 2 लंच बॉक्स देते हैं। एक फ्रूट्स दे सकते हैं या लाइट स्नैक्स दे सकते हैं, जो कि बच्चा एक अपना स्टार्ट में ले सकता है, एंड देन प्रॉपर लंच आफ्टरनून में खा के। एंड शाम को व्हेन द बेबी कम्स होम, यू कैन गिव सम वैरायटी ऑफ फूड्स व्हिच कैन प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू देम, मल्टीपल वेजिटेबल प्यूरीज। मॉर्निंग में मिल्क बच्चे को देकर दीजिए। Yeah, it's fine, it's alright। बहुत से बच्चे, इवन आई हैव किड्स, मैं सुबह खिलाना भी चाहूँ तो 6, साढ़े 6, 7 बजे भूख नहीं भूख लगती है। नहीं लगती तो है, right. हम यहाँ प्रैक्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं। Yes. यहाँ पे अगर मैं सिर्फ सलाह दूंगा एज ए डॉक्टर, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग थिंग्स, Yes, क्योंकि yes. प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो अर्ली मॉर्निंग यस, हाफ ग्लास टू 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज सफाइस फॉर एटलीस्ट हम कुछ उनको देके भेज रहे हैं, सम न्यूट्रिएंट्स। देन 2 स्नैक्स एंड 2 टिफिन्स इन द स्कूल इज सफाइस फॉर देम। ब्रेड जो है इट शुड बी अवॉइडेड वंस ए वाइल। देखो, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ अगर बीइंग ए डॉक्टर डिस्कशन करूँ तो बहुत सी सब चीज़ें गलत हैं, बट प्रैक्टिकली हम इम्प्लाई करते हैं तो यस, वंस ए वाइल या तो कुछ सिस्टम बनाए। संडे इज ए चीट डे फॉर द बेबी, सो हम कुछ उनके लिए न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिशियस अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 7 दिन उनका सेम रूटीन रखेंगे तो भी वो परेशान करते हैं। बट वी नीड टू एक्ट वेरी स्मार्ट विद द किड्स। जनरली जो बच्चों का नाश्ता होता है वो ब्रेड, सॉस या मेयोनीज। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम सूजी के आइटम बड़े प्रीफर करते हैं। इडली खिला सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, उत्पम बना सकते हैं, चीला बना Basically, मैं सकते अपने हैं, बेबी को ये सब बेसन का प्रोवाइड चीला दे करती सकते हूँ। हैं। ठीक है? तो देयर लॉट मेनी थिंग्स विच कैन, पोहा दे सकते हैं बच्चों को हम। these ये are very सारे good healthy nutritious foods। foods हैं। Yes। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि रात में पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं कि ये चुप नहीं हो रहा है या क्या? हाँ, ऐसा बहुत सी बार होता है। देन आई लेट देम गिव द फ्यू थिंग्स
कि ये कारण आप रूल आउट कीजिए, अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है जस्ट कम टू हॉस्पिटल। अच्छा सर, कई बार बच्चों के मुंह में छाले भी हो जाते हैं, काफी पेरेंट्स इससे परेशान भी होते हैं कि मुंह में छाले हो गए बच्चे को, तो उसमें क्या अप्लाई करना चाहिए? देखो जनरली देयर मेडिकल रीजंस फॉर द, अगर आपको बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशंस चल रहा है या गैस की प्रॉब्लम है, टमी अपसेट है, तो भी मैंने देखा माउथ अल्सर्स कॉमन होते हैं। कई बार कुछ इलनेसेस में माउथ अल्सर्स आ जाते हैं बच्चों में, तो मेडिसिन reactions is an entirely different thing. It can lead to ulcers or any reactions to the body anywhere. So icing is a bit helpful for that because it leads to relief in the pain. Few ointments are there जो कि आप अप्लाई करें, थोड़ा पेन रिलीफ मिल जाता है. Then again you have to consult your doctor कि there is no medical reason for that ulcer. ठीक है ना, अगर कोई मेडिकल रीजन नहीं है तो वो 1-2 दिन में अपने आप डिसअपेयर भी हो जाता है. अच्छा सर, बच्चों को तो जब दांत आ जाते हैं तो किस एज से उन्हें ब्रशिंग या टूथपेस्ट के साथ स्टार्ट करना चाहिए? या इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो जनरली जो हम ब्रशिंग स्टार्ट करते हैं वो 2 इयर्स के अराउंड शुरू कर देते हैं. 1 to 2 ईयर के अराउंड हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं. 1 ईयर के बाद आप सॉफ्ट ब्रशल्स यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा ब्रशिंग की, सो दैट जो उनके अराउंड डर्ट है या जो भी फूड मटेरियल स्टिक हो गया है, क्योंकि हमने अपना वीनिंग शुरू कर दिया है, तो बच्चा कुछ खाएगा तो कुछ पार्टिकल्स स्टक भी होंगे. तो 1 ईयर के बाद आप हल्के हाथ से जेंटल ब्रशिंग शुरू कर सकते हैं, एंड 5 इयर्स के बाद हम रूटीन पेस्ट अप्लाई कर देते हैं. मैंने जनरली कुछ पेरेंट्स को ये भी देखा है कि नॉर्मली जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो पेरेंट्स यूज़ करते हैं, वो बच्चों को भी वही देते हैं। नहीं, तो सो जनरली 5 इयर्स तक जो सेम जो अडल्ट टूथपेस्ट है वो बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है, बिकॉज उसमें फ्लोरीन वो होता है. तो उसके लिए 0 फ्लोराइड पेस्ट आते हैं, एंड देन धीरे धीरे उनकी मात्रा को बढ़ा के इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड देन 5 इयर्स के बाद जनरली भी रिकमेंड किया आप नॉर्मल अडल्ट. तो जनरली जो बेबी टूथपेस्ट आते हैं वो आपको अपने बच्चों के लिए यूज़ Yes. करना है। एंड या सॉफ्ट ब्रशल्स यूज करना. एंड सर, कई बार ऐसा होता है कि प्री मैच्योर बेबी जो होते हैं, उनमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे चल के भी प्रॉब्लम होते हैं, उनके हेल्थ रिलेटेड क्या-क्या इश्यूज़ होते हैं? सो प्रीमेच्योर बेबीज़ की अपनी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. देखो आपको समझना होगा, एक बच्चा जो 9 महीने तक माँ के पेट में रह के और फिर बाहर आया है, एक कंप्लीट मैच्योर सिस्टम डेवलप हो जाता है. बच्चा जितना समय से पहले होगा उसका ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम उतना ही थोड़ा कमज़ोर होगा. उसकी लंग मैच्योरिटी का अपना टाइम होता है, ब्रेन मैच्योरिटी का अपना टाइम होता है, हार्ट मैच्योरिटी का अपना टाइम होता है, बोन्स की स्ट्रेंथ है, एंड एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द बेबीज मैच्योरिटी इन द जेस्टेशन. तो प्रीमेच्योर बेबीज़ डिपेंड करता है देन अगेन नर्सरी का स्टे रहा है नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस रही है नहीं है. तो जो प्रीमेच्योर बेबीज़ हमारे पास आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. जब 25 हफ्ते से लेके और 38-37 हफ्ते तक के हमारे पास सब प्रीमेच्योर बेबीज आते हैं. हर किसी के हर जेस्टेशन के हिसाब से अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं, अलग मैनेजमेंट है उनका. तो ये Yes. प्रॉब्लम्स तो उन बच्चों को लाइफ टाइम ही रहती हैं नहीं या? ऐसा नहीं है. तो जो बहुत नियर टर्म बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम थोड़ी कम होती हैं, उनको नहीं आती हैं. जो बहुत प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं उनको एक सपोर्ट सिस्टम शुरू से ही प्रोवाइड किया जाता है. उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग की जाती है, उनके जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल की मॉनिटरिंग की जाती है. सो दे बिहेव नियर नॉर्मल टू इन द नेचर लाइफ. जनरली न्यूबॉर्न बेबी को जॉन्डिस बहुत जल्दी हो जाती है, तो उसका क्या रीजन है? पहले भी होता था? पहले भी होता था जॉन्डिस. जॉन्डिस इज ए नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. 2 तरह के जॉन्डिस होते हैं. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो कि सब बेबीज में होता है. एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है विच अकर्स बिकॉज ऑफ सम प्री एग्जिस्टिंग इलनेस या बिकॉज ऑफ द ब्लड ग्रुप इनकम्पेटिबिलिटीज ऑफ द मदर एंड बेबी. तो दैट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग विच नीड्स ट्रीटमेंट एंड इवेल्युएशन. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस सब बच्चों में होता है. उसके अपने कई सारे कारण होते हैं. बीइंग द मैंने ऐसा देखा है कि 2-3 दिन के बाद बॉर्न बेबी होगा उसको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा. नहीं ऐसा नहीं है एडमिट. 90% ऑफ द बेबीज डोंट नीड एडमिशन फॉर जॉन्डिस. तो दे आर एक पैरामीटर चार्ट होता है जिसके हिसाब से रेंज होती है. अगर बच्चा उस रेंज में आ रहा है तो जॉन्डिस के लिए एडमिशन की जरूरत नहीं होती है. जनरली जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है 3 to 7 डेज तक जाता है, एंड देन इट ग्रेजुअली वीड्स ऑफ, एंड 10 to 14 डेज पे वो खत्म हो जाता है. सो एडुकेट फीडिंग इज ओनली ट्रीटमेंट फॉर दैट. आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराइए, हाइजीन मेंटेन रखिए, अपने आप जॉन्डिस ग्रेजुअली वीन ऑफ हो जाएगा. सर, कुछ पेरेंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा देर से बोलना सीख रहा, कोई बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो डिलेड स्पीच जो है वो विच इज़ ए वेरी कॉमन सिनेरियो नाउअडेज इन आवर जनरेशन, एंड फ्यू रीजंस आर देयर. सबसे पहला तो हेयरिंग लॉस है या उसका हेयरिंग वीक है, जो कि बहुत कॉमन मिस्ड आउट कारण है कि बच्चा डिले बोल रहा है. तो इसलिए अब जो हेयरिंग गाइडलाइंस हैं वो कहते हैं कि हर बच्चे का बर्थ के बाद हेयरिंग असेसमेंट जरूरी कराना है हमें, सो दैट वी आर नॉट मिसिंग एनी बेबी हु इज डेफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ नॉट हैविंग डिलेड स्पीच. कई बार ऐसे बच्चे ओपीडी में आते हैं 4 साल पे 5 साल पे जिनको हमको पता लग रहा है कि स्पीच नहीं है, एंड इवेंचुअली वी आर फाइंडिंग आउट द कॉज कि बच्चा सुन भी नहीं पाता है.
तो वो की बहुत बड़ा मेडिकल रीज़न है जिसके कारण से डिलेड स्पीच होती है। बाकी अगर आपका बच्चा प्रीमैच्योर रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन रही है, कई बार कर्निक ट्रस एक बीमारी है जो कि ब्रेन, तो अगर आपका कहीं ब्रेन फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है सीजर्स के कारण, तो उनके कारण भी डिले स्पीच होती है। सेकेंडली, जो मुझे भी लगता है कि एक न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट है, आजकल बात करने के लिए नहीं मिल पाता है, वहाँ भी कहीं न कहीं जो दीज आर सोशल कॉज, जो कि मेडिकल कॉजेज़ तो बहुत सारे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल कॉज क्या है कि इंटरेक्शन कम हो आजकल गया है। हर ग्रैंडपेरेंट्स नहीं पेरेंट है। मोबाइल में लगा हुआ है। आप अपने बच्चे से जितनी बातचीत करेंगे ना, आपका बच्चा उतना ही इंटरेक्टिव बनेगा। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स के, ऑटिज़्म इज़ ए कॉमन थिंग व्हिच इज़ नाउ ग्रोइंग अप यस। इन आवर सोसाइटी, एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ द पुअर इंटरेक्शन एंड पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन द फैमिली। बच्चे डरे हुए सहमे हुए रहते हैं, बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए। एक-एक, 2-2 बच्चे हो गए हैं घरों में, जिससे कि बच्चों को एक खेलने का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है। घर भी छोटे होते जा रहे और हैं। होते जा इवन रहे हैं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि बच्चे को स्क्रीन टाइमिंग दे दी और खुद भी वो अपने सो मैं अभी सभी पेरेंट्स से इस चैनल के माध्यम से भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कोशिश करें नील पे लाने के लिए, क्योंकि जितना हम अपने बच्चों को मोबाइल का एक्सपोज़र दे रहे हैं, हम कहीं न कहीं उनके साथ बहुत सारी बीमारियों को एसोसिएट कर रहे हैं। आज का बच्चा मोबाइल से, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है क्या सही है, क्या गलत है। आप उस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो बहुत सारी गलत चीज़ें भी उससे सीख रहा है। मोबाइल इज़ अ गुड टूल टू बी यूज्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ द बेबी, यस, ठीक है ना? Not as a time pass for the baby and to learn the बट एट bad द things. करेक्ट टाइम। At the correct time, correct age, exposure should be provided. So just avoid exposure to the mobile phone, give proper time to your babies. एटलीस्ट एक मील घर की सब साथ में खाएं ताकि ये एक बॉन्डिंग डेवलप एक हो बॉन्डिंग, बच्चों की और स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स बॉन्डिंग की। डेवलप हो। प्रॉपर सीखता है। यस, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आजकल बच्चों की खाने की प्रॉब्लम का आधा सॉल्यूशन सिर्फ एक टाइम की मील आप साथ खाना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे बहुत सारा चेंज शुरू कि हो बच्चे जाएगा देख के एंड बच्चा सीखते हैं। वैरायटी ऑफ फूड खाना सीखता है उससे। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे जब ग्रुप में खाते हैं, लाइक ट्यूशन डे केयर में खाते हैं, तो वो साथ में एक दूसरे के देख के उस चीज या को सो कैच करते आप हैं। देखेंगे स्कूल में सब खाना खा के आते हैं, अपने घर पे आके खाने खाने की चैलेंजेस रहते हैं पेरेंट्स, एंड बच्चे को खाना खाने में टाइम लगता है, उसके साथ आधा घंटा पौना घंटा बिताना पड़ेगा। हम चाहें कि बच्चा भी हमारी तरह 10 मिनट 15 मिनट में खाना खा ले, वो पॉसिबल नहीं है। हमें बच्चों के वी अकॉर्डिंग कांट ही रन करना अवे फ्रॉम पड़ेगा। दिस प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन इज इन आवर हैंड ओनली। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि आजकल पहले पीरियड्स का जो टाइमिंग था 12 टू 13 इयर्स था, जो आजकल रिड्यूस हो गया 8 टू 9 इयर्स पे आ गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही मतलब टेंशन वाली, चिंता वाली बात है। तो इसका क्या रीजन हो So सकता है? there are lot many medical reasons. Again, the lifestyle which we are leading, the food which we are eating, again the mobile. तो देखो हमारी जो ना पिछले the next generation previous to us and the next generation which is coming, आप देखेंगे लाइफस्टाइल इज एंटायरली चेंज बिटवीन दैम, Yes. ठीक है ना? हमारा फूड चेंज हो गया है, हमारा लिविंग स्टाइल चेंज हो गया है, लेट नाइटर्स हो गए हैं हम लोग। पहले के लोग जल्दी उठते थे, वॉक करते थे, टाइम पे लंच, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे डिनर करते थे, टाइम पे सो जाते थे। तो जो हमारा बॉडी का साइकिल जो चेंज हुआ है, जिससे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। द प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज हैविंग, गर्ल्स आर हैविंग अर्ली पीरियड apart from some medical illnesses which leads to the precocious puberties and the early menarche, जो कि अलग कारण होते हैं, पीसीओडी हो गया है। तो पर अगेन दे आर रिलेटेड टू द हार्मोनल एंड द लाइफस्टाइल चेंजेस। जितनी भी गाइनीज के पास आप जाएंगे तो वो यही कहेंगी पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। तो सर इसका एक रीजन जंक फूड्स भी हो सकता है। यस, आई टोल्ड यू ना, एवरीथिंग इज अफेक्टिंग आवर बॉडी, ठीक है ना? जंक फूड्स खा रहे हैं, आज मोबाइल का ओवर एक्सपोजर यूज आजकल कर रहे बच्चों के हैं। लिए काफी इजी हो गया है कि मैगी 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगा, तो मैगी बनाओ 5 और मैगी मिनट्स में खाओ। नहीं होती है रेडी, बिलीव मी। This बाकी is- अगर कोई भी क्वेरीज हो आप पेरेंट्स की, तो आप पूजा जी के चैनल के माध्यम से अपने मैसेज पे क्वेरी करके भेज सकते हैं। विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज सून एज और पॉसिबल। सर अगर कोई हमारे व्यूअर्स अपने बच्चे का ट्रीटमेंट आपसे करवाना चाहे तो आपसे कैसे मिल सकता है? भगवान से प्रार्थना करूंगा किसी के बच्चे को जरूरत ना पड़े, पर अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो सेक्टर 15 में नारायणा मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर एंड न्यू कॉलोनी मोड़ पे सिल्वर क्रेस्ट हॉस्पिटल, हमारी टीम हमेशा। तो पेरेंट्स, आई थिंक आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हनीश सर से आप मिल सकते हैं आकर, और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।